उसकी बात सुनकर आर्या ने डरते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? अक्षत ने उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर उसके हाथों को लॉक कर दिया। फिर उसने एक हाथ से आर्या के हाथों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ की उंगली को आर्या के चेहरे पर फिराते हुए बोला, बहुत शैतान हो ना तुम छोटी चुईया। आर्या मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोली, मैं आर्या हूं, चुईया नहीं। अक्षत बोला, क्या फर्क पड़ता है, हो तो तुम इतनी सी ना। वो बोल रहा था और उसकी उंगली आर्या के चेहरे पर इधर उधर घूम रही थी। फिर उसके होठों को 2 उंगलियों से पकड़ते हुए अक्षत ने आगे कहा, नाइस, ये देखने में बहुत अच्छे हैं, फिर इनका टेस्ट कैसा होगा? आई गेस स्ट्रॉबेरी, नो चॉकलेट, नहीं, शायद ये दोनों ही नहीं, टेस्ट करके पता करना पड़ेगा ये कौन से फ्लेवर के हैं। जैसे अक्षत ने ये कहा, आर्या उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई और जल्दी से बोली, नो प्लीज ऐसा मत करो। आर्या बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। अक्षत की उंगलियों के बीच कैद उसके होंठ मुश्किल से ही हिले थे। तभी अक्षत उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। वो अपनी आंखें बंद कर उस किस को एंजॉय कर रहा था, तो वहीं आर्या एक स्टैचू की तरह बिना कोई मोमेंट के उसके बाहों के गिरफ्त में खड़ी थी। अक्षत एक डीप किस करने के बाद उससे अलग हुआ और उसे वहीं छोड़कर जाते हुए बोला, ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर था। वहीं आर्या ने खुद से कहा, सही कहते हैं सब, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो खुद ही गिर जाते हैं। पीहू के बारे में बताने जा रही थी ना सबको तू, अब देख तेरे साथ भी वही हुआ। ये बोलते हुए वो वापस अपने रूम में चली गई। स्वाति, आशु, शिवी, यशिका वे सभी एक साथ बैठी कुछ न कुछ बातें कर रही थी। तभी स्वाति ने यशिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहा, क्या हुआ, तू ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? क्या तुझे अभी तक पता नहीं चला कि तेरा बेटा किससे प्यार करता है? यशिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं पता कर लूंगी, बट मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। यशिका के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी बातें सुनकर शिवी बोली, क्या फिर से तुम? उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए यशिका जल्दी से बोली, क्या यार, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, इतने बड़े बच्चे हो गए हमारे, शादी होने वाली है उनकी, और मैं इस उम्र में कुछ भी बोलती हो तुम। स्वाति ने आंखें चढ़ाकर उसे छेड़ते हुए कहा, अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, वैसे इस उम्र में भी जीजू काफी एक्टिव है, तुम जरा संभल कर रहना, क्या पता हमारे शक को जीजू यकीन में बदल दे। स्वाति की बात पर यशिका उसे घूर कर देखने लगी और बाकी सभी उसे देखकर हंसने लगी। वे सभी बातें कर ही रही थी कि तभी रिचा ने यशिका के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मम्मा मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तभी आशु ने उससे कहा, रिचा अब अपनी मम्मा की नहीं, सासू माँ से परमिशन लेने की आदत डाल लो। आशु ने शिवी की ओर देखा, वहीं शिवी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, आशु ये मेरी बहू थोड़ी ना है, जैसे मेरे लिए कायल है वैसे ही रिचा है, ये तो मेरी बेटी है, बेटी। ये बोलते हुए उसने रिचा को देखा और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, देखो रिचा, हम सब ने अपने टाइम पर बहुत मजे किए हैं, तो तुम्हें भी पूरी छूट मिलती है, जो अच्छा लगे वो करो, जहाँ जाना है जाओ, पर अपने पति से जरूर पूछ लेना। वो क्या है ना बेटा, इस घर के सारे मर्द एक जैसे हैं, उन्हें नाराज होने का बस एक बहाना चाहिए होता है, और एक बार अगर नाराज हो जाएं, तो उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों स्वाति, सही कहा ना? शिवी की बात पर रिचा मुस्कुराने लगी। तभी स्वाति ने शिवी का साथ देते हुए कहा, हाँ मुश्किल हो तो जाता है, घंटों उनके आगे पीछे घुमाते हैं वो। बात को आगे जारी रखते हुए आशु ने कहा, और फिर जो हमसे कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर रिचा हैरान रह गई। वहीं झरना और सांझ उन्हें देखते हुए स्टेयर से उतर रही थी। जैसे ही शिवी की नजर उन पर गई तो शिवी ने उन्हें देखते हुए मनी मन खुद से कहा, काश की भाभी आज हमारे बीच होती तो दोनों को अपनी बहू के रूप में देखकर कितनी खुश होती। बेशक ही शिवी को सुहानी की याद आ गई और वो झरना और सांझ को देखते हुए उसे याद करने लगी। झरना की नजरें आखिरी स्टेयर पर पैर रखते हुए सामने एंट्रेंस की तरफ चली गई और तभी अचानक उसके मुंह से निकला, उत्तेरी सासू माँ। उसकी आवाज सुनकर सांझ ने भी सामने देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई। दोनों को इस तरह शॉकिंग रिएक्शन के साथ सामने देखते हुए देखकर शिवी ने भी उस तरफ देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी के साथ बोली, सुहानी भाभी, क्या कहा तुमने? ये बोलते हुए स्वाति ने भी उस ओर देखा और फिर आशु और यशिका ने भी देखा और सभी सुहानी को देखकर हैरान रह गए। वे सभी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक पल में ही उनकी आंखें पानी से डबडबा गईं। उनके सामने सुहानी खड़ी थी अपने दोनों बेटों के साथ और सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या रिएक्ट करता या खुशी के मारे सुहानी को गले लगाता,
कियान और रेहान दोनों ने सबको अपनी आंखों से इशारे करके कुछ बोलने से मना कर दिया। कायल ने अचानक ही शॉकिंग रिएक्शन के साथ लाउड वॉइस में सुहानी को देखकर कहा, बड़ी मॉम। तो उसकी बात सुनकर सुहानी उसे देखने लगी। रेहान ने कायल को देखकर ना में सिर हिला दिया। तभी कियान ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, कायल बेटा यहाँ आओ। उसके बुलाने पर कायल उसके पास चली गई। फिर कियान ने उसे सुहानी को दिखाते हुए कहा, ये हमारी गेस्ट है, कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगी, तो इन्हें इनके रूम में ले जाओ। कायल को तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, न उसे कुछ समझ आ रहा था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और सुहानी को लेकर ऊपर जाने लगी। तो सुहानी ने जाते हुए सब पर अपनी एक नजर डाली। हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर लिए उसने सबको देखा, तो सबने तुरंत अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसे एक स्माइल दी। कायल कियान के कहने पर सुहानी को ऊपर ले गई। सांझ और झरना ने एक दूसरे को देखा और फिर सांझ ने कहा, यार अपनी लाइफ में इतने चमत्कार मैंने पहली बार देखे हैं। पहले ससुर जी और अब सासू माँ, ओह गॉड। उसकी बात पर झरना बोली, अरे तुम्हें चमत्कार की पड़ी है? हम तो ये सोच रहे हैं कि बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया है हमारी सासू माँ को। सोचो जरा, ये अभी ऐसी लग रही हैं, तो जब ये तुम्हारी और हमारी उम्र की रही होंगी तो ये कैसी लगती होंगी। सांझ ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है झरना, मम्मी भी बहुत तारीफ करती थी हमारी सासू माँ की। आज उनकी कही सभी बातों पर हमें भरोसा हो गया। सांझ के चेहरे पर अभी भी हैरानी बिखरी हुई थी। वहीं झरना ने उसकी बात पर फिर से कहा, साला अब हम समझे हमारे हैंडसम ससुर जी क्यों हमारी सासू माँ से इतना प्यार करते हैं। ससुर जी की इतनी सारी लवर्स होने के बाद भी उन्होंने सासू माँ से शादी क्यों की। अब तो हम यही कहेंगे, दे आर मेड फॉर ईच अदर। सांझ उसकी बातों पर बोली, यार तुम फिर से शुरू हो गई। ये बोल वो झरना को पीछे छोड़कर सबके पास चली गई। झरना भी सबके पास आ गई। कियान के कहने पर रेहान ने सबको सच बता दिया, साथ ही उन्हें यह भी समझाया कि सुहानी के साथ उन्हें कैसे बिहेव करना है। फिर कियान ने जाते हुए राहुल से कहा, डॉक्टर खन्ना को बुलाओ। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके साथ शिव, अर्पित, शिवा, उनके रिएक्शन भी बाकी सबकी तरह ही थे। सब सुहानी को देखकर चौंक गए थे, सिवाय ऋत्विक के, क्योंकि वो विला में था ही नहीं। वो इम्पोर्टेंट काम से एमपी गया हुआ था। सब खुश थे तो वहीं झरना और सांझ शॉक थी। और तभी दोनों ने एक साथ कहा, शादी हमारी और हमें पता नहीं है। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उनका ये रिएक्शन देखकर विवान और विहान दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। वहीं रूहान, जो विवान और विहान के एब्सेंस में ऑफिस संभाल रहा था, उसके ऊपर काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर था। वो ओबरॉय कॉर्पोरेशन के साथ साथ राठौड़ एंटरप्राइजेस को भी संभाल रहा था। तो वहीं रचित भी अर्जुन से मिलने हॉस्पिटल गया हुआ था और उसके सामने बैठा उसे एक टक घूरे जा रहा था। तभी अर्जुन ने उसे खुद को ऐसे घूरते देखकर कहा, बस भी कर, अब मुझे देखना, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूं जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है। ये सुन रचित ने उसे ताने मारते हुए कहा, देख रहा हूं तेरी ये नौटंकी। एक ही शहर में रहने के बाद भी तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू मुझसे आकर मिल सके। अर्जुन ने समझाते हुए कहा, तू लीव पर है पर मैं नहीं, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। इस बात पर रचित ने उससे अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अच्छा ये बता, क्या दोनों की शादी हो गई? अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ हो गई, बस उसके ससुराल वाले उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए शादी के बाद उसे लेने के लिए गुंडे भेजे थे। उसकी बात सुनकर रचित भी मुस्कुरा दिया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, सब शादी कर रहे हैं, तू कब कर रहा है? उसके पूछने पर अर्जुन ने अपने होठों को टेढ़ा कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शादी के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। जिस पर रचित ने कहा, अबे इतने दिन तक तो पेरिस में था, क्या वहां कोई नहीं मिली? जैसे रचित ने ये कहा, अर्जुन को किया का उससे टकराना याद आया और वो हल्के से मुस्कुरा दिया। पर अगले ही पल उसे किया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा जब वो बाइक रेस जीती थी। उस पल को याद कर उसकी ग्रे रंग की आंखों में गुस्सा भर गया और उसके मुंह से निकला, चीटर। रचित ने सुनकर कहा, अबे चीटर कौन है? किसने तुझे धोखा दिया? अर्जुन ने रूड टोन में कहा, किसी ने नहीं। रचित उसके रिएक्शन को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, छुपा ले, एक दिन तो सच बाहर आ ही जाएगा। कौन है तेरे इस रिएक्शन के पीछे की वजह, ये हमें भी पता चल ही जाएगा। उसकी बात पर अर्जुन ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वहीं दूसरी ओर विला में शाम के समय विवान और विहान सांझ और झरना के साथ सुहानी से मिलने उसके रूम में गए और फिर उन्होंने सांझ और झरना को सुहानी से इंट्रोड्यूस करवाया। सुहानी ने प्यार से सांझ और झरना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी, बिल्कुल एंजल जैसी। ये सुनकर वे दोनों ही मुस्कुराने लगी।
और झरना मन ही मन खुद से बोली, आपसे ज्यादा नहीं सासू माँ। तभी सुहानी ने विवान और विहान को देखते हुए कहा, गुड चॉइस। तो ये सुनकर विवान और विहान ने छोटे बच्चों की तरह सिर के पीछे हाथ रखते हुए पलकें झुकाकर धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्हें शर्माते देखकर सुहानी भी मुस्कुराने लगी। वहीं झरना और सांझ उन्हें शर्माते देखकर धीमी आवाज में एक साथ बोली, इन्हें शर्माना भी आता है? झरना ने उन्हें देखते हुए कहा, पर कुछ भी कहो यार, दोनों शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रहे। सांझ ने उसकी बात पर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। वहीं सुहानी की मुस्कान उनकी बातें सुनकर और गहरी हो गई। तभी सुहानी ने सांझ और झरना से उनकी फैमिली के बारे में पूछा, तो वो उसके सामने आराम से बैठ गई और उसे अपनी फैमिली के बारे में सब बताने लगी। वहीं विवान और विहान ने जब उन्हें इतना एक्साइटेड होकर सुहानी से बात करते हुए देखा तो दोनों ही हैरान रह गए और अपने मन में बोले, माँ हमारी है, टाइम हमें स्पेंड करना था उनके साथ, पर ये लड़कियां, उफ। ये सोचते हुए दोनों ने बेचारगी से मुंह बनाया और उन्हें देखने लगे। वहीं स्टडी में कियान के सामने डॉक्टर खन्ना बैठे हुए थे, जिनके हाथ में इस वक्त सुहानी की रिपोर्ट थी। वही रिपोर्ट जिसे रेहान ने रुद्राक्ष के बेडरूम से चुराया था। डॉक्टर खन्ना सुहानी की रिपोर्ट पढ़कर परेशान थे। उनके चेहरे पर आए तनाव ने कियान को उन्हें घूरने पर मजबूर कर दिया। तभी उन्होंने सुहानी की रिपोर्ट्स पढ़कर टेबल पर रखते हुए कहा, ड्रग्स। रुद्राक्ष उन्हें इतने टाइम से ड्रग्स दे रहा था। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम उन्हें मेमोरी लॉस हुआ था तो मैंने क्या कहा था? उनकी बात पर कियान ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर खन्ना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उन्हें फिर से उसी जगह इंजरी हुई है, इसीलिए वो इस बार कुछ सालों की याददाश्त नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही भूल गई हैं। सब डॉक्टर खन्ना को हैरानी से देख रहे थे। तभी रेहान ने उन्हें देखते हुए पूछा, पूरी जिंदगी भूल गई है? मतलब क्या उसे पहले का थोड़ा सा भी याद नहीं? उसकी बात पर डॉक्टर खन्ना ने कहा, मैं आपको समझता हूं। ये बोलकर उन्होंने गहरी सांस लेकर आगे कहा, उनका माइंड एक व्हाइट बोर्ड जैसा हो गया है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। एक नई पहचान, एक नई कहानी जो शायद रुद्राक्ष ने लिख दी है, जिस पर अब वो यकीन भी करती है। तभी डॉक्टर खन्ना को रेहान के बगल में खड़े रचित ने इंटरप्ट करते हुए कहा, पर ऐसी सिचुएशन में भी तो उन्हें कुछ याद होना चाहिए, कुछ हल्की फुल्की धुंधली यादें ही सही। डॉक्टर खन्ना ने रचित को देखते हुए कहा, हल्की धुंधली यादें थीं, पर उनको मिटाने के लिए ही तो रुद्राक्ष उन्हें वो ड्रग्स दे रहा था। रचित ने चौंक कर कहा, तब तो ये भी पॉसिबल है कि उसने ड्रग्स के सारे डोजेस दे दिए हों। उसकी बात पर रेहान ने एक टक शून्य में देखते हुए कहा, ये पॉसिबल है। उसने जब पूरी तरह से उनकी धुंधली यादों को मिटा दिया तभी तो वो उन्हें हमारे सामने लाया ताकि सुहानी हमें किसी भी तरह पहचान न पाए। उसने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली है। कियान जो इतनी देर से सिर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था, उसका शरीर अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। ये उसका गुस्सा ही था जो धीरे धीरे उसकी बॉडी के तापमान को बढ़ा रहा था, और तभी गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वहीं रेहान की बात पर डॉक्टर खन्ना ने कहा, एब्सोल्युटली राइट, इस ड्रग्स ने उन्हें पूरी तरह ब्लैंक कर दिया है। अब उनके पास उसकी पास्ट लाइफ की कोई याद नहीं है। कियान ने बिना किसी की तरफ देखे सवाल किया, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसकी यादें वापस लाई जा सके? डॉक्टर खन्ना ने अपनी आंखों पर से चश्मा हटाया और उसे देखते हुए बोले, आई एम सॉरी कियान, पर ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये ड्रग्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान को बिना एक भी डोज मिस किए लगातार 3 महीने तक देते रहे तो वो इंसान भी खुद को भूल जाएगा। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उनके इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो गया था। अब किसी के मन में कोई शंका नहीं थी। स्टडी रूम में आ रहे विवान और विहान भी डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। क्या अब कभी उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिलेगा? क्या वो कभी उन्हें अपना खुद का हिस्सा समझकर उन्हें प्यार नहीं करेंगी? क्या वो पूरी जिंदगी अपनी माँ के लिए अनजान रहेंगे और ऐसे ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते रहेंगे? सब एक गहरी सोच में डूबे थे और डॉक्टर खन्ना एक बार फिर उस रिपोर्ट पर एक सरसरी निगाह डाल रहे थे। अपने दांतों को भींचकर और मुट्ठी को कसकर बंद कर कियान ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई तुम मुझे भूल सकती हो? क्या मेरे प्यार का रंग इतना हल्का था जो किसी के एक बार पानी मारने से सफेद हो गया? तुम्हें मुझे याद करना ही होगा सुहानी, अपनी पुरानी जिंदगी को, मुझे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तुम्हें फिर से हमसे रिश्ता जोड़ना होगा सुहानी, प्यार से या जबरदस्ती से। कियान सोच रहा था और बाकी सब भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक अजीब सी शांति जो वहां पसरी हुई थी उसे भंग करते हुए डॉक्टर खन्ना ने कहा, एक रास्ता है। सबने एकदम से चौंक कर उनकी तरफ देखा, पर 3 चेहरे ऐसे थे जिनके भाव पहले की तरह ही सामान्य थे। कियान, विवान और विहान की आंखों में उम्मीद थी और वे सभी उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर खन्ना को देख रहे थे।
तभी डॉक्टर खन्ना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, अगर हम उनके सामने ये प्रूव कर दें जो लाइफ वो जी रही है वो उनकी है ही नहीं, वो किसी और की जिंदगी है, तो शायद वो सच जानने के लिए बार बार अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगी, अपने माइंड को प्रेशराइज करेंगी, तो शायद एक बार वो फिर से सब कुछ याद कर पाए। पर ये बहुत रिस्की है, क्योंकि बार बार अगर उनका माइंड प्रेशराइज का टॉर्चर झेलेगा तो उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। उनकी पूरी बात सुन के रेहान ने डॉक्टर खन्ना से पूछा, पर ये कैसे पॉसिबल है? ड्रग्स की वजह से तो सुहानी सब भूल चुकी है। डॉक्टर खन्ना ने रेहान की बात पर कहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फिर उसने पेपर पे कुछ डायग्राम बनाए और उन्हें समझाते हुए कहा, जैसे हमारे गैजेट है लाइक फोन, लैपटॉप, समटाइम जिसका डेटा कभी खुद ब खुद डिलीट हो जाता है या कभी हम खुद डिलीट कर देते हैं और बाद में हमें याद आता है ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब पूरी तरह से बैकअप में भी वो डेटा डिलीट हो जाए तब उसे रिकवर करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम अपना डिलीटेड सारा डेटा रिकवर कर सकते हैं। बस उनके माइंड के साथ भी हमको सेम यही करना है। किया ने डॉक्टर खन्ना को ऐसे देखा जैसे वो सब समझ गया हो, पर बाकी अभी भी कंफ्यूज थे। डॉक्टर खन्ना उन सबके चेहरे की कंफ्यूजन देखकर एक बार फिर बोले, हमारे अंदर दो तरह की फीलिंग्स होती हैं और हम दो तरह की सोच रखते हैं, जिसे नॉर्मल लोग दिल और दिमाग की भाषा कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। कभी कभी जिसे दिमाग अग्री करता है उसे दिल रेजिस्ट कर देता है, और जब दिल अग्री करता है तो उसे दिमाग रेजिस्ट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि उनके दिमाग को ये जिंदगी उनकी अपनी लग रही है, पर उनके अंदर जो दूसरी फीलिंग है जिसे दिल की भाषा कहते हैं वो तो आप लोगों से जुड़ी है ना। डॉक्टर खन्ना ने सबको समझाते हुए कहा तो रचित ने अचानक से चौंक कर कहा, एग्जैक्टली। फिर सबकी तरफ देखकर रचित आगे बोला, हमें उनके साथ पहले की तरह रहना है, उन्हें वही प्यार, वही अपनापन देना है। ऐसा करने से उन्हें हमसे अपनेपन का लगाव होगा और उनके अंदर कई सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश में वो बार बार अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगी। राइट डॉक्टर खन्ना? रचित ने डॉक्टर खन्ना की तरफ देखते हुए कहा तो उसकी बात पे डॉक्टर खन्ना ने हाँ में सिर हिला दिया और सबको देखते हुए बोले, ये फीलिंग्स उनकी बॉडी में एडिशनल सॉफ्टवेयर का काम करेगी और उनकी हिडन मेमोरी को ढूंढकर वापस लाएगी। पर आप सबको ध्यान देना होगा, जब भी वो अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो उनके आसपास किसी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो बार बार अनकॉन्शियस होंगी। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी को आज आए हुए 3 दिन हो गए थे। सुहानी सबके साथ घुल मिल गई थी। शादी की तैयारियों में सभी लगे हुए थे। सभी बड़े घर में ही रहकर काम निपटा रहे थे, तो वहीं सारे यंगस्टर्स शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। झरना और सांझ के जिद करने पर जब विहान और विवान नहीं माने उनके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए, तो दोनों ने उनकी कंप्लेन अपनी सासू माँ से कर दी। सुहानी ने जब विवान और विहान को उनके साथ जाने के लिए कहा तो वे सुहानी की बात मानकर चले गए। भला वो मना भी कैसे कर सकते थे? पहले बार उनकी माँ ने उनसे कुछ कहा था, वो उसकी बात कैसे टाल सकते थे? विवान और विहान सांझ, झरना और सभी के साथ शॉपिंग के लिए मॉल आ गए थे। सांझ ने अब तक करीब 20 शर्ट विवान के ऊपर लगाकर देख ली। जो उसे अच्छी लग रही थी वो उसे विवान को पकड़ाती जा रही थी। वही विवान सांझ को अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करता देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, सांझ तुम यहाँ शॉपिंग अपने लिए करने आई हो या मेरे लिए? सांझ ने बिना उसकी तरफ देखे ग्रे कलर की शर्ट को उसके ऊपर लगाते हुए कहा, मैं हम दोनों के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। उसकी बात पर विवान ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, तुम अपने लिए भी करो ना यार, पिछले 1 घंटे से मेरे लिए शॉपिंग कर रही हो। सांझ ने उसकी बात को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वैसे ही शॉपिंग करती रही। वही विहान ने एक नजर अपने हाथों को देखा और फिर झरना को। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी शॉपिंग की शुरुआत की हो। तभी विहान के हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स को देखते हुए कहा, ये लड़की कितना शॉपिंग करती है। वहीं झरना ने उसे कुछ और बैग्स पकड़ाए और उसका चेहरा देखकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोली, ओ हो, हीरो को गुस्सा आ रहा है। ये बोलते हुए झरना हंसी और हंसते हुए बोली, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब तो हम हर बार तुम्हारा ऐसे ही फायदा उठाएंगे। तो इस बात पर विहान ने उसकी शरारत भरी आंखों में देखते हुए कहा, पछताओगी? तो झरना ने उसकी नाक पर उंगली से मारते हुए कहा, पछताओगी तो तुम, हम नहीं। हमारे पास तो सासू माँ का सपोर्ट है। वो उसे चिढ़ा रही थी। झरना की हरकतें देखकर विहान मन ही मन खुद से बोला, घर चलो फिर तुम्हें बताता हूँ। उधर रिचा स्टैचू बनकर खड़ी थी। एक सेल्स गर्ल एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेसेस रिचा के ऊपर लगा रही थी, पर सामने खड़े रूहान को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही थी। उसने इस बार भी सिर को ना में हिला दिया। रिचा ने सेल्स गर्ल का चेहरा देखा। बेचारी वो सेल्स गर्ल भी अब थक चुकी थी और उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी।
उसे देखकर रिचा ने झुंझलाते हुए कहा, रूहान जी आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है? देखिए जरा इन्हें, अब ये भी ड्रेसेस दिखा दिखा कर थक गई है। रूहान ने उसकी बात पर रूडली कहा, वो उनका काम है, तुम कुछ और ड्रेसेस दिखाओ, मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। तो रिचा ने उस सेल्स गर्ल को रोकते हुए कहा, नहीं आप रहने दीजिए, थैंक यू। रिचा खुद ही ड्रेसेस देखने लगी। रिचा के इस एटीट्यूड पर रूहान ने उसे एक आईब्रो उठाकर देखा। तभी एक ड्रेस जिसका रंग हल्का गुलाबी था उसे अपने ऊपर लगाते हुए रिचा ने कहा, ये कैसा लग रहा है? रूहान ने सोचने वाले अंदाज में ड्रेस को देखते हुए कहा, नॉट बैड, ट्राई करके देखो। उसकी बात सुनकर रिचा खुश होते हुए मन ही मन बोली, हाँ थैंक गॉड इन्हें कुछ तो पसंद आया। ये बोलते हुए रिचा चेंजिंग रूम में गई। झील सोचते हुए चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। उसने अभी तक कुछ नहीं खरीदा था। तभी रचित उसे इस तरह मॉल को एक्सप्लोर करते देखकर बोला, तुम क्या मॉल को लूटने का प्लान बना रही हो? झील ने जल्दी से कहा, नहीं तो। ये सुन रचित ने कहा, तो फिर मॉल को इतना एक्सप्लोर क्यों कर रही हो? सब शॉपिंग कर रहे हैं, तुम भी करो। उसकी बात पर झील ने मुंह बना लिया और फिर चारों ओर देखते हुए बोली, अरे हम शॉपिंग तब करेंगे ना जब हमें कुछ पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर रचित सदमे में चला गया। फिर उसने झील को देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या है ये लड़की, इतने बड़े मॉल में से कुछ पसंद नहीं आ रहा। तभी रचित की नजर एक जगह जाकर अटक गई और उसके होंठों पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई। वो पीछे से झील के ऊपर झुक गया और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें वो लेना चाहिए। मैंने तुम्हें उन कपड़ों में कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें उन कपड़ों में देखना चाहता हूँ। झील ने उस तरफ देखा जहां रचित की उंगली थी। उसने जैसी ड्रेस देखी तो वो ड्रेस देखकर ज्वालामुखी की तरह रचित के ऊपर फटते हुए बोली, तुम्हारा खून कर देंगे हम हाथी, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? हमें तुम्हें इन कपड़ों में, हम तो तुम्हें मार डालेंगे हाथी। तभी रचित ने जल्दी से अपने गले तक पहुंच चुके झील के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे अरे अरे, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? झील ने एक नजर फिर से उस ड्रेस को देखा और अपना पैर पटक कर मुंह बनाते हुए बोली, आई हेट यू हाथी, तुम बहुत बुरे हो। रचित उसके गुस्से पर मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ हूं बुरा, सिर्फ तुम्हारे लिए। झील उसकी बाहों में छटपटा रही थी। वो रचित से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वहीं रचित मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कैद किए खड़ा था। वहीं उधर ऐसा पहली बार था जब विहान ओबरॉय किसी के पीछे चल रहा था। झरना उसके आगे चल रही थी और उसकी नजरें अभी भी इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। पर तभी एक लड़की उसके सामने से तेजी से निकली और वो झरना के पीछे आ रहे विहान के गले लग गई। शॉपिंग बैग हाथ में होने की वजह से विहान भी उसे रोक नहीं पाया। उसके गले लगते ही विहान की खूबसूरत आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। तभी झरना उसे कुछ दिखाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से निकला, ओ तेरी। फिर झरना अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उन्हें घूरते हुए बोली, साला ये तो सरेआम डकैती हो रही है। हम हमारे हीरो को पब्लिक प्लेस में क्या लेकर आए, लोगों ने उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया और ये चुड़ैल, इसने तो हमारे सामने हमारे हीरो पर डाका डाल दिया। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसे तो हम मॉल में आज तारे दिखाकर रहेंगे। झरना इतनी गुस्से से भर गई थी कि उसकी आंखों से आग निकल रही थी। जैसे ही विहान ने झरना की ओर देखा तो उसने उसके गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखकर ना में सिर हिला दिया, जैसे बोल रहा हो, मैं इसे नहीं जानता, ये खुद मेरे गले पड़ी है। वहीं झरना ने आओ देखा ना ताओ, वो तेज कदमों से उसके पास गई और उस लड़की की बाह पकड़कर उसे विहान से अलग करते हुए अपने दाएं हाथ को तेजी से उसके गाल पर रख दिया। उस लड़की का चेहरा एक तरफ झुक गया। फिर उस लड़की ने गुस्से में झरना को तिरछी नजरों से देखा और उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने को हुई तो झरना ने उसके ऊपर टाइम बॉम्ब की तरफ फटते हुए कहा, क्या बे साला, हम जानते हैं कि हमारे हीरो बहुत हैंडसम है, उन्हें देखकर किसी का भी दिल उनसे चिपकने को करता है। साला हमारा भी मन किया था जब हम पहली बार उनसे मिले थे, पर हमने तो खुद को कंट्रोल कर लिया था। मगर तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, तुम तो आकर उनसे ऐसी चिपकी जैसे तुम लड़की ना हो, मैग्नेट हो, और ये जनाब आयरन मैन। हाँ, तभी उस लड़की ने उंगली दिखाकर झरना से कहा, हे यू, हाउ डेयर। वो झरना को सुनाना चाहती थी पर झरना ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी रुको जरा, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, हमें अपनी बात पूरी कह लेने दो वरना देंगे एक और तमाचा। झरना के ये बोलते ही वो शांत हो गई। फिर उसे शांत देखकर झरना दोनों हाथ बांधकर बोली, अब जरा हमें बताओ, इतने बड़े मॉल में गले पड़ने के लिए क्या तुम्हें हमारा ही हीरो मिला था? उसकी बात पर लड़की ने उंगली दिखाते हुए कहा, हे लिसन, यू डोंट नो हु एम आई। झरना ने उसकी उंगली में अपनी उंगली को फंसाते हुए कहा, अगर तुम मिनिस्टर की भी बेटी हुई ना तब भी इस बात से झरना सिंह राठौर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो उंगली तो बार बार दिखा रही है ना, साला हम इसे तोड़कर फेंक देंगे। हाँ। विहान एक साइड में हो गया था।
वो दो बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। वो झरना का गुस्सा देखकर समझ गया था कि ये लड़की अभी शांत होने वाली है नहीं, और फिर लड़ने वाली वो दोनों ही लड़कियां थीं। इसीलिए भी विहान उनके बीच में नहीं आना चाहता था और वो झरना को ही सब हैंडल करने दे रहा था। साथ ही झरना को गुस्सा करते देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई थी। वो उसके लिए कितनी ज्यादा पॉसेसिव है, विहान ये देख पा रहा था। वहीं झरना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उन्हें देखना भी नहीं, वरना हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे, समझी तुम? ये सुन उस लड़की ने झरना को धक्का दिया तो वो 2 कदम पीछे हो गई। तभी विहान ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही झरना और गुस्से में आ गई। उसने सीधे खड़े होते हुए उस लड़की का एक हाथ पकड़ के उसके हाथ को मोड़ दिया और उसके हाथ को मोड़ते हुए उसकी कमर से लगाकर बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमें धक्का दिया, हमें हाथ लगाया? तेरी तरह महलों में रहकर बड़ी नहीं हुए हम। जिंदगी में इतना कुछ सीखा है ना कि तेरे जैसी 10 लड़कियों को हम अकेले हैंडल कर सकते हैं, हाँ? झरना ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे उस लड़की को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसके गुस्से ने उसके दर्द को चेहरे पर आने नहीं दिया। विहान झरना की ये स्टाइल देखकर धीरे से फुसफुसाया, ओहो, इट्स टू डेंजरस गर्ल। वहीं झरना ने उसका हाथ झटके से छोड़ा तो वो एकदम से मुंह के बल गिरने को हुई, पर उसने खुद को गिरने से संभाल लिया। तभी सांझ और विवान भी वहां आ गए और वो सब देखकर सांझ बोली, ये सब क्या हो रहा है झरना? जैसे ही सांझ ने ये कहा तो उस लड़की ने अपने झुके हुए सिर को उठाते हुए सांझ को देखा। वहीं उसका चेहरा देखकर सांझ ने आंखें बड़ी करके हैरानी के साथ कहा, कनिष्का, तुम यहाँ? कनिष्का ने सांझ को देखा, फिर उसके बगल में खड़े विवान को देखा। वहीं विवान भी उसे ही देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? विवान सोचने लगा। वहीं कनिष्का अभी भी शॉक में थी। उसने विवान को देखा, फिर पलटकर विहान को देखा और हैरानी के भाव से बोली, तुम दोनों एक जैसे हो, मतलब डैड ने जो कहा था वो सच है? तुम सच में ट्विंस हो विवान? विवान ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं झरना सांझ को देखते हुए बोली, तुम इस छिपकली को जानती हो? उसकी बात पर सांझ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ झरना, मैं इससे बहुत पहले मिली थी, पर आज मौका मिला है इससे अपना पुराना हिसाब चुकता करने का। जहाँ सांझ और झरना कनिष्का को देख रही थी, वहीं कनिष्का की नजरें तो बस विवान पर ही थी। उसे तो उसके आगे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। वो अपने होठों पर प्यार भरी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। फिर विवान को गले लगाने के लिए जैसे ही कनिष्का आगे बढ़ी तो सांझ उसके और विवान के बीच आकर खड़ी हो गई और फिर कनिष्का को उंगली दिखाते हुए बोली, क्या? हाँ, कहाँ जा रही हो? कनिष्का, सोचना भी मत उसके पास जाने की, वो मेरा है। सांझ की बात पर कनिष्का ने दांत पीसते हुए कहा, सांझ, वो हमेशा से मेरा था, ना कि तुम्हारा। तुम हमारे बीच आई हो और अब तुम जाओगी यहाँ से, मैं नहीं। अब वे लड़ाकू बिल्लियां 2 से 3 हो गई थीं। उन्हें लड़ते देखकर विवान वहां से हटकर विहान के बगल में आकर खड़ा हो गया था। विहान ने उसके कान के पास धीरे से कहा, कौन है ये लड़की? देखकर लग रहा है तेरे पीछे पागल है। विवान ने कनिष्का को देखते हुए कहा, जोरावर की बेटी है कनिष्का। इसे गलतफहमी है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। इस बात पर विहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, गलतफहमी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सांझ से मिलने से पहले इसके... विहान ने अभी इतना ही कहा था कि तभी विवान ने उसे अपनी आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया और हौले से मुस्कुराने लगा। वही सांझ कनिष्का की बात पर सार्कास्टिकली मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम आज भी उसी गलतफहमी में हो? फिर अपनी बात को जारी रखते हुए सांझ आगे बोली, माय डियर बेबी डॉल, विवान न पहले तुम्हारा था न अब तुम्हारा है, वो शुरू से मेरा था, मेरा। ये बोलते हुए सांझ कनिष्का के चारों तरफ चक्कर काटने लगी और चक्कर काटते हुए ही आगे बोली, क्या कहा था तुमने जब मैं न्यूयॉर्क में थी? मुझे मरवाने की धमकी दी थी ना तुमने, और मेरे रूम में उस दिन आदमियों को भी तुमने ही भेजा था ना? ये बोलते हुए सांझ उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ बांधकर आगे बोली, तो अब बताओ, मैं तुम्हारा वेलकम अपने शहर में कैसे करूं? सांझ ने अपनी बात खत्म करते हुए अपनी दोनों आईब्रो उचकाई तो कनिष्का उसकी बात सुनकर उस पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सांझ, यू नो वेरी वेल मेरे डैड कौन है और वो क्या कर सकते हैं। जो एक बार तुम्हारा किडनैप कर सकते हैं वो दोबारा भी। तभी उसे बीच में रोकते हुए सांझ ने कहा, स्टॉप, तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल हैं और तुम एक क्रिमिनल की बेटी हो, और मेरे डैड पुलिस कमिश्नर हैं। मेरे एक इशारे पर तुम जेल की हवा खाती नजर आओगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। ये सुनकर कनिष्का गुस्से में बोली, मैं अपने विवान को अपने साथ लिए बिना नहीं जाऊंगी। तभी उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर झरना दोनों के बीच में आकर बोली, यार सांझ, लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते, इस बात को समझना यार। और ये तो भूत भी नहीं है, चुड़ैलों की महारानी लग रही है। इसे समझाना है तो हमें यही तरीका अपनाना होगा।
झरना की बात सुनकर सांझ कनिष्का पर हंसते हुए बोली, तुम सही कह रही हो झरना। वहीं कनिष्का दोनों को घूर कर देख रही थी और तभी उसने अपने पर्स से गन निकालकर सांझ पर पॉइंट करते हुए कहा, अब बताओ क्या करोगी तुम। तभी विवान ने अचानक झटके से आकर उसके हाथ से गन छीन लिया और उसे घूरते हुए कहा, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या कभी मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। विवान की बात पर कनिष्का खामोश हो गई। अब तक वहां रचित, झील, पीहू, कायल और आर्या सब आ चुके थे और तभी आर्या वहां का नजारा देखकर बोली, ये कौन सी मूवी चल रही है। तभी पीहू बोली, यार मिस कर दी, हमें थोड़ा और पहले आना चाहिए था। कायल मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। झील भी सामने देखते हुए बोली, गजब, हमने इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। वहीं झील की बात सुनकर रचित उसे अजीब नजरों से देखने लगा। वहीं उधर चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा रूहान ऋचा के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी ऋचा ने डोर ओपन किया तो उसे सामने रूहान खड़ा दिखा। रूहान उसे हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस में देखकर होठों को टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से बोला, लुकिंग गॉर्जियस। ऋचा ने उसकी आंखों में देखते हुए दोनों आईब्रो उठाई, जैसे पूछ रही हो कैसी लग रही हूँ। पर रूहान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने लेफ्ट राइट देखा तो वहाँ कोई नहीं था। किसी को ना देखकर वो अचानक ही चेंजिंग रूम में घुस गया और डोर अंदर से बंद कर दिया। ऋचा उसे देखकर हैरान थी। ऋचा ने डरते हुए कहा, ये क्या किया आपने? आप चेंजिंग रूम में कैसे आ सकते हैं? रूहान उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं आ सकता मैं? वो बोलने के साथ ही उसके करीब जा रहा था और ऋचा अपने कदम पीछे ले रही थी। चेंजिंग रूम ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए वो 2 स्टेप बैक होते ही दीवार से टकरा गई। ऋचा की पलकें शर्म से झुकी हुई थी। वहीं रूहान अब उसके बहुत करीब था। उसने ऋचा की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया तो रूहान की गर्म सांसें ऋचा की गर्म सांसों से टकराने लगी। फिर रूहान ने धीरे से अपनी नाक ऋचा की नाक से टच की और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके दोनों हाथ ऋचा को बाहों के घेरे में लिए दीवार पर स्टेबल थे और वो उसे झुककर सॉफ्टली किस कर रहा था। पर उसकी सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे पैशनेट हो गई थी और उसके हाथ दीवार से हटकर ऋचा की कमर पर बन गए थे, जो उसकी कमर को सहलाते हुए ऊपर की तरफ आ गए। रूहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। उस किस में उसका पैशन और प्यार दोनों ही शो हो रहा था। उसके होंठ फिसल कर कब ऋचा की गर्दन पर चले गए उसे पता ही नहीं चला। उसने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी ड्रेस की जिप को खोल दिया। ऋचा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और साथ ही अपनी मुट्ठी को भी भींच लिया। वो रूहान के प्यार को महसूस करके खुद में ही सिमटती जा रही थी। जहां एक तरफ चेंजिंग रूम में रोमांस चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर अब काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और मॉल में चल रहे तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। विवान की बात सुनकर कनिष्का स्पीचलेस हो गई थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। फिर कनिष्का ने अपनी भारी पलकों को उठाकर विवान को देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ विवान, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आज से नहीं, बचपन से। जब तुम मेरी जिंदगी में आए तब से ही मैं तुमसे प्यार करती आ रही हूँ। मैंने तब से सिर्फ तुम्हें चाहा है विवान। मैं बचपन से आज तक तुम्हें अपना मानती आई हूँ। तुम एक दिन मेरे हो जाओगे, यही सोचकर मैं अब तक जी रही थी। और जब डैड ने कहा कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करेंगे तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपना माना है विवान। कनिष्का बोल रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उसने आज सबके सामने अपना वन साइडेड लव कन्फेस किया था। कनिष्का की बात सुनकर किसी को उससे हमदर्दी हो रही थी तो किसी को उस पर दया आ रही थी, पर विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी सांझ ने गहरी सांस लेकर कहा, लिसन कनिष्का, अगर विवान तुमसे प्यार करता तो मैं कभी 2 प्यार करने वालों के बीच में नहीं आती। अगर उसे तुमसे लगाव होता तो वो कभी मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। पर सच यही है कि वो मुझसे प्यार करता है और अब कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। कनिष्का ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो सांझ ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी विवान ने कहा, कनिष्का तुम वापस चली जाओ। ये सुन कनिष्का ने उसे भीगी आंखों से देखा, पर तभी विवान ने अपनी नजरें फेर ली। उसने सांझ का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। एक एक करके सभी वहां से चले गए। कनिष्का अकेली बेबस होकर खड़ी रह गई। सभी पार्किंग में आ गए थे, पर ऋचा और रूहान अभी तक नहीं आए थे। फिर सांझ ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये दोनों कहाँ रह गए? झरना ने रूहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आ रहे भाई। रचित ने रूहान को घूरते हुए उसे पूछा,
तू कहाँ रह गया था? रूहान स्माइल करते हुए बोला। कुछ काम था, बस वही कर रहा था। उसके चेहरे पर आए भाव को देखकर रचित ने उसे घूरते हुए कहा, साले तेरा जरूरी काम क्या था मैं अच्छे से जानता हूँ। रूहान उसकी बात सुनकर होठों पर तंज भरी मुस्कान लाते हुए बोला, साला मैं नहीं, तू है मेरा। करेक्ट योर सेंटेंस, अब आगे से साला नहीं बोलना, समझा? फिर दोनों को देखकर झरना ने मुंह बनाते हुए कहा, लड़ाई घर पर कर लेना भाई, अभी चलते हैं ना। रूहान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी पलकें झपका दी। विवान और सांझ के साथ आर्या उनकी कार में बैठी थी और विहान और झरना के साथ कायल उनकी कार में थी। रूहान और रिचा के साथ पीहू उनकी कार में। फिर उनके जाने के बाद झील ने कहा, क्या हमारे साथ कोई नहीं जाएगा? तो रचित ने जल्दी से कहा, अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी दूंगा। इतना बोलकर उसने झील के कंधे पर हाथ रख दिया। झील ने अपना कंधा उचकाकर उसके हाथ को झटक दिया और उससे बोली, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी हाथी। फिर कुछ पल रुककर वो आगे बोली, हाथी नाम गलत ही रख दिया हमने तुम्हारा नाम तो इमरान हाशमी होना चाहिए था। रचित मुंह बनाकर बोला, और वो क्यों? ये बोलकर वो उसे देखने लगा तो झील ने उसके माथे पर उंगली से टैप करते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों में एक बात कॉमन है। रचित उसकी बातों का मतलब जानता था, पर फिर भी उसने जानबूझकर उससे पूछा, कौन सी? उसकी और तुम्हारी दोनों की पार्ट टाइम जॉब एक ही है, किस करना। इतना बोलकर झील आगे बढ़ गई, पर तभी रचित ने उसका हाथ लपक कर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा तो झील उसके सीने से जा लगी। फिर झील ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? रचित ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, सोच रहा हूँ कि बदनाम हो ही गया हूँ तो अब बेशर्म भी बनी जाता हूँ। उसकी बात सुनकर झील की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले उसे कुछ समझ आता, उसके होठों पर रचित के होठों का कब्जा हो चुका था। वो उसे किस करते हुए ही कार से टिककर उसे अपनी बाहों में भरे खड़ा हो गया। वहीं उधर विला में सुहानी को छोड़कर वे सभी लोग एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। सबके पास कोई ना कोई काम था। कोई गेस्ट लिस्ट बना रहा था तो कोई ये डिसाइड कर रहा था कि कैटरिंग कौन करेगा। कोई डेकोरेशन वाले से तो कोई डिजाइनर से बात कर रही थी। सबके पास कोई ना कोई काम था। तभी एक गहरी सांस लेते हुए स्वाति ने पेन और नोटबुक टेबल पर रखी और टेबल पर रखा ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। फिर उसने खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, यार हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम इतने सारे। उसकी बात पर सबने अपना काम छोड़कर उसे देखा तो स्वाति आगे बोली, और सबसे बड़ा काम है सुहानी की याददाश्त वापस लाना। ये सुन आशु ने उदासी भरे लहजे में कहा, ये बात तो है दी, पर यह हम कैसे करेंगे? तभी दोनों की बात सुनकर शिवी बोली, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर सबने उसकी ओर देखा और फिर सबने एक साथ कहा, कैसा आइडिया? शिवी ने कहा, हमें सबसे पहले भाभी को ना जेलस फील करवाना होगा। अगर उन्हें किसी और का भाई के करीब आना अच्छा नहीं लगा तो समझ लो काम बन गया। उसकी बात पर पायल ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर उनके बीच तीसरा कौन बनेगा? शिवी ने उसे देखते हुए कहा, तुम बन जाओ ना। पायल ने डरते हुए जल्दी से कहा, ना बाबा ना, जीजू को सेड्यूस करना ये काम मैं नहीं कर सकती। ऑलरेडी मेरे और शिवा के बीच में इतनी लड़ाइयां होती हैं, तुम तो डिवोर्स ही करवा दोगी यार हमारा। तभी स्वाति ने सोचते हुए कहा, तो फिर ये काम कौन करेगा? ये बोलते हुए वो अंशिका की तरफ देखने लगी तो उसे खुद को देखते देखकर अंशिका हड़बड़ाते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो मैं पहले बता रही हूँ, मैं ये नहीं करूंगी। अरे वो मेरी बेटी के फादर इन लॉ है और तुम चाहती हो कि मैं अपने समधी को सेड्यूस करूं? नो वे, मुझसे नहीं होगा। ये सुन स्वाति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो कियान जी जो मेरी बेटी के भी फादर इन लॉ है तो मैं भी नहीं कर सकती। मैं वैसे भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उसके बोलने के साथ ही शिवी की तरफ देखा तो शिवी जल्दी से बोली, अरे यार बड़े भाई है वो मेरे, मुझे तो ऐसे मत ही देखो प्लीज। इतना बोलकर दोनों ने आशु की ओर देखा जैसे उन्हें उससे कुछ उम्मीद हो। तो वहीं स्वाति और शिवी दोनों को ही अपनी तरफ देखते देखकर आशु जल्दी से बोली, नहीं दी, मैं नहीं, मैं तो जीजू को ऋत्विक भाई के जैसे मानती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। और तभी स्वाति ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अरे यार सच में थोड़ी करना है, बस एक्टिंग करनी है। ये सब अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में यशिका सबके लिए कॉफी ले आई। उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या बातें हो रही हैं? उसकी आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं यशिका को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, क्या हुआ? तो सबने उसे एक साथ कहा, अरे बैठो बैठो बैठो, बताते हैं बताते हैं। यशिका बैठ गई और सबकी बातें सुनकर चौंक कर बोली, ये क्या बोल रही हो तुम सब? मैं ये नहीं करूंगी। स्वाति ने उसे घूरते हुए सख्त टोन में कहा, अरे क्यों नहीं करोगी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ननन का घर फिर से बस जाए? यशिका मुंह बनाकर बोली, हाँ चाहती हूँ, पर तुम जानती हो ना अपने जीजू को, अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। उसकी बात पर स्वाति बोली, अरे कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात पूरी होते ही शिवी ने भी कहा, वैसे भी वो यहाँ है कहाँ, जब तक वो आएंगे तब तक तो काम भी हो जाएगा।
फिर उसके बाद एक एक करके सबने यशिका से कुछ न कुछ कहा। सबकी बातें सुनकर यशिका मुंह बनाते हुए बोली, ओके, पर तुम सब हर बार मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल देती हो? स्वाति ने उसे कहा, अरे ये सब तुम अपनी फैमिली के लिए कर रही हो, अब चलो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। स्वाति की बात सुनकर सब उठ गए और तभी शिवी बोली, मैं और आशु भाभी को लेकर आते हैं। स्वाति उन्हें देखते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं जीजू को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर स्वाति वहां से चली गई। उनके जाने के बाद पायल और अंशिका ने यशिका से पूछा, तुम रेडी हो ना? यशिका ने अजीब सा मुंह बनाकर बस हाँ में सिर हिला दिया। स्वाति जब स्टडी रूम में गई तो वहां सबको देखकर एकदम से सकपका गई। सबकी नजरें भी स्वाति पर ही थी। कियान, रेहान, राहुल, शिवा, अभिनव और अर्पित सब स्वाति को सवालिया नजरों से देख रहे थे। वहीं राहुल ने भौं उचकाकर उससे सवाल किया, क्यों आई हो? स्वाति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी सबने एक साथ राहुल को देखा, जैसे बोल रहे हो, जाओ तुम्हारा बुलावा आया है। राहुल सबकी नजरों का इशारा समझते हुए उठकर जाने को हुआ। तभी स्वाति ने फिर से कहा, आपने? कियान जीजू को बुलाने आई हूँ। ये सुनकर रेहान गहरी सांस लेते हुए बैठ गया और कियान उठकर खड़ा हुआ। फिर स्वाति के सामने खड़े होकर कियान ने उसे पूछा, क्या हुआ? स्वाति ने सबको देखा और इशारा करते हुए कहा, यहाँ नहीं, वहां। उसकी बात सुनकर कियान आगे आगे चलने लगा और स्वाति डरते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब वे लोग हॉल में पहुंच गए तो कियान को देखकर पायल ने कहा, जाओ यशिका। यशिका ने डरते हुए कहा, अरे कैसे जाऊं, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे। तभी अंशिका ने यशिका को पीछे से धक्का दे दिया। कियान ने हॉल में आते हुए पीछे मुड़कर देखा तो स्वाति पीछे से गायब थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वही उसे बुलाकर लाई और अब वही गायब हो गई। फिर उसने आगे देखा तो उसके सामने यशिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कियान से नजरें मिला सके। तभी यशिका अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सोचने लगी, तुम कमाल हो यार सुहानी, कैसे कैसे रह लेती हो इनके साथ। मानते हैं हैंडसम बहुत है, पर इनके आसपास आते ही मुझे डर लगने लगता है। यशिका को ऐसे खुद में खोया देखकर कियान ने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है? यशिका ने पहले हाँ में और फिर ना में सिर हिला दिया। तो ये देखकर कियान ने उसे पूछा, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? यशिका ने जल्दी से कहा, नर्वस? नहीं तो मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ, मैं तो बस आपसे ये पूछने आई थी कि रात को खाने में क्या बनाऊं।